आज हम लोग फर्टिलाइजेशन और भ्रूण रोपण के बारे में पढ़े। हम जानते हैं कि ड्यूरिंग कापुलेशन रिलीज, या ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग कापुलेशन सीमन इज रिलीज बाई पेनिस इन वेगाइना। जब कापुलेशन होता है, क्वाइटस होता है, तो जो मेल का पेनिस होता है वह फीमेल के वेगाइना में सीमेन रिलीज करती है और एक क्वाइटस में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ml सीमेन रिलीज। तो एक क्वाइटस में 3 से 4 ml सीमेन क्या होता है, मेल के पेनिस द्वारा फीमेल के वेगाइना में रिलीज होता है, जिसमें मैक्सिमम 300 अर्थात कह सकते हैं कि 2 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज। एक क्वाइटस में 3 से 4 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और रिलीज होने के बाद हम ये जानते हैं कि वेगाइना से कुछ सेक्रेशन होता है और उस सेक्रेशन में उसके प्रभाव से या सेक्रेट के प्रभाव से और इसके उपकला की जो सेल्स होती हैं उसके प्रभाव से जो स्पर्म होते हैं या तो भक्षण कर लिए जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। केवल 1% ही जो स्पर्म होते हैं वह फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में पहुंचता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। और उसी समय या उससे पहले ओवल्यूशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। उस 14वें दिन से पहले क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, इसके बाद ये फॉलिकल जब मैच्योर होते हैं और मैच्योर होते हैं तो उसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और उसी समय क्या होता है, एलएच हार्मोन मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से मास्टर ग्लैंड द्वारा अर्थात एलएच हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिसके द्वारा ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन होता है तो उस समय एक नहीं, हम कह सकते हैं सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होती है और फिम्बरी द्वारा क्या होती है, वह कैप्चर कर ली जाती है और ये पहुंचता है इस्थमस एम्पुला पर पहुंचती है, जहां स्पर्म भी आता है। अर्थात दोनों का जब न्यूक्लियस फ्यूजन करते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब ओवल्यूशन होता है उस समय क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट, उस समय सेकेंडरी ओसाइट क्या होती है, रिलीज होती है। ओवम अभी बना नहीं होता है। और जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है तो मियासिस फर्स्ट जो फीटस कंडीशन में कैप्चर कर ली जाती है उसी समय मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो ओवल्यूशन के बाद मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी ओसाइट है, जिस इन्होंने दी सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो सेकेंडरी ओसाइट है, अर्थात ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक लेयर होती है, उस लेयर को जोना पेलुसिडा, माने हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। दिस लेयर इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा है और इस जोना पेलुसिडा के चारों तरफ क्या होती हैं, छोटी छोटी सेल्स का एक ग्रुप होता है जो इसके चारों तरफ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। और जो ये सेल्स होती हैं उसे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। माने कह सकते हैं कि सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो ये है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होती हैं। और ये जोना पेलुसिडा और सेल्स ऑफ कोरोना जो रेडिएटा होता है वह हाइलुरोनिक माने हाइल्यूरोनिक एसिड, एक हाइलोयूरेनिक एसिड होता है, उसी एसिड से दोनों क्या होते हैं, चिपके होते हैं। और ये सेकेंडरी जो ओसाइट है ये पहुंचता है एम्पुला इस्थमस में। उसी समय क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो केवल 1% ही स्पर्म यहाँ पहुँचते हैं। अब ये जान लेना है कि ये स्पर्म एंट्री करते हैं और इसको क्या है, कई स्पर्म क्या होते हैं, इसे घेर लेते हैं, स्पर्म इसे घेर लेते हैं। लेकिन
सेकेंडरी ओसाइट में केवल एक ही स्पर्म क्या होता है, प्रवेश करता है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी ओवम का निर्माण नहीं हुआ है, या मैच्योर ओवम नहीं बना है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। क्योंकि जब तक सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंडरी मियासिस कंप्लीट नहीं होगा, ओवम का एक निर्माण नहीं हो सकता है, अर्थात निर्माण नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि जो स्पर्म है और स्पर्म में हेड होता है, हेड के चारों तरफ जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अर्थात यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन माने ये स्पर्म है और ये हम स्पर्म कहेंगे। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वह गाल्जी बॉडी में होता है। तो एक्रोसोम से क्या होता है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ मेम्ब्रेन से सेल हट जाती हैं। और जो ही ये सेल हटती हैं, यह जो स्पर्म होता है कोरोना रेडिएटा को भेद कर सीधे जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को अटैच कर देता है। मन ये जान लेते हैं कि जो स्पर्म होता है, जो हेड के आगे होता है, वह एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम से ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की सेल्स तथा उस सेल मेम्ब्रेन से कुछ प्रोटीन हट जाती हैं, जिसके कारण जो स्पर्म होता है एक्टिवेट होता है और सीधे आ जाता है सेल्स ऑफ जोना पेलुसिडा के यहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि कोरोना रेडिएटा के अंदर घुस जाता है और जोना पेलुसिडा के यहाँ आ जाता है। इसके बाद आने के बाद अब क्या होता है, इससे क्या होता है, एक एंजाइम स्रावित होती है। एक्रोसोम से एक एंजाइम स्रावित होती है जिसे हम एक्रोसिन कहते हैं, अर्थात एक्रोसिन मने एक्रोसिन के नाम से जानते हैं। यह एक्रोसिन एंजाइम, एक्रोसिन या इसे हम कहते हैं कि हाइल्यूरोनिडेज, या तो हम हाइल्यूरोनिडेज या एक्रोसिन कहते हैं। अर्थात ये एंजाइम क्या होती है, इसी स्पर्म के एक्रोसोम से सेक्रेट होती है, जो इस लेयर को अर्थात जोना पेलुसिडा का जो मेम्ब्रेन है उसको पेंटेट करती है। और पेंटेट करने के बाद वह सीधे क्या होती है, सीधे एंटी हो जाती है इस सेकेंडरी ओसाइट में। लेकिन जब यह डिजॉल्व हो जाती है, जोना पेलुसिडा की लेयर, स्पर्म इंटी कर जाता है, अर्थात स्पर्म का केवल हेड ही इंटी करता है। और हेड इंटी करने के बाद क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के पास अपने का कोई क्या है, सेंट्रियोल नहीं होता है। क्योंकि जब स्पर्म का सेंट्रियोल अंदर प्रवेश करता है तो सेकेंडरी मियासिस का निर्माण होता है। अर्थात सपोज दैट यह मान लीजिए क्या है, यह सेकेंडरी ओसाइट है और सेकेंडरी ओसाइट जब यह क्या है प्रवेश करता है इसका हेड, तो सेकेंडरी ओसाइट क्या है, सेकेंडरी ओसाइट के पास तो अपने का कोई क्या है, सेंट्रियोल नहीं है। और जब स्पर्म का सेंट्रियोल पहुंचता है तो इसमें मियासिस की क्रिया होती है, अर्थात ये मियासिस की क्रिया होती है। और मियासिस की जब क्रिया पूरा होती है तो हम कह सकते हैं कि एक ओवम बनता है और ओवम के साथ साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ओवल्यूशन होता है उस समय सेकेंडरी ओसाइट बनता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। और सेकेंडरी ओसाइट के साथ इस जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट के क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाद क्या होता है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। इसके बाद जब स्पर्म का हेड प्रवेश करता है, सेंट्रियोल प्रवेश करते हैं, तो इसका मियासिस सेकेंड शुरू होता है। जब मियासिस सेकेंड शुरू होता है तो बनता है ओवम और साथ साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। कुछ समय के बाद सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है या सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट। और इस प्रकार क्या होता है कि यह एक मैच्योर बन जाता है ओवम। और जब तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ये आ जाता है सीधे
यह सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जोना पेलुसिडा बन जाता है। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ ये सीधे अर्थात यह होता है जोना पेलुसिडा और यह होता है कोरोना रेडिएटा। ये यहाँ ये आ जाती है। इसके बाद यह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ती हैं तो जो स्पर्म होते हैं अर्थात इस सेल्स को माने सेकेंडरी ओसाइट, जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो लेयर होती है वह जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाद कोरोना इरिडेटा। यहाँ जो स्पर्म होते हैं वह क्या होते हैं, इसे घेर लेते हैं और जब स्पर्म घेर लेते हैं तो उस समय अभी क्या होता है, ये प्रवेश नहीं करता है क्योंकि अभी 7 घंटे के बाद, ओवुलेशन के 7 घंटे के बाद ही स्पर्म क्या होते हैं, इस सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करते हैं। सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करते हैं और स्पर्म क्या करते हैं, इसे घेर लेते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि स्पर्म क्या होते हैं, केवल एक ही स्पर्म क्या होता है, प्रवेश करता है। और जब एक स्पर्म प्रवेश करता है तो इसके बाद ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा से नहीं, लेकिन सेल्स ऑफ जोना पेलुसिडा से एक एंजाइम स्रावित करती है और यह एंजाइम जो होती है इसे क्या करती है कि अभेद बना देती है। एक के बाद कोई अन्य स्पर्म इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें जब प्रवेश करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वह जो सेकेंडरी ओसाइट के पास न्यूक्लियस है वह उसे फीमेल प्रोन्यूक्लियस और जो मेल के पास है वह मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। तो एक मेल का प्रोन्यूक्लियस और एक फीमेल का क्या होता है, ये प्रोन्यूक्लियस होता है। अर्थात 2 न्यूक्लियस इसमें आ जाते हैं। यह एक मेल का है और एक क्या है, फीमेल का प्रोन्यूक्लियस। माने हम कह सकते हैं कि यह मेल का है, मेल प्रोन्यूक्लियस, और एक है फीमेल का प्रोन्यूक्लियस। मेल और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस होता है। इसके बाद दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं और क्या है, ये जाइगोट बनता है। अर्थात ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद क्या होता है, 24 घंटे के बाद, जाइगोट बनने के 24 घंटे के बाद क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है और इस डिवीज़न में क्या होता है, 1 से 2 सेल बनती हैं। 1 से 2 सेल बन जाती हैं। दिस इज 2 सेल स्टेज, इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज। यह 2 सेल स्टेज है। अब क्या होती हैं, ये 2 सेल्स क्या होती हैं, ये स्टेज होती हैं। इसके बाद लेकिन इसमें डिवीज़न जो होता है माइटोटिक डिवीज़न होता है। ओनली माइटोटिक डिवीज़न इन टाइम ऑफ क्लीवेज। जाइगोट के बनने के बाद पहले क्या होता है, वह माइटोटिक डिवीज़न होता है। पहले 1 से 2 सेल बनता है, 2 से क्या होता है, 4 सेल बनता है। तो ये 2 सेल स्टेज हैं, ये 2 सेल स्टेज हैं। इसके बाद इसके अंदर जो होता है 4 सेल बन जाती हैं, अर्थात 4 सेल बनेंगी। ये 4 सेल बन जाती हैं जिसे कहते हैं हम 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज के बाद क्या होता है, 8 सेल स्टेज बनता है। 8 सेल स्टेज बनता है, अर्थात दिस इज 8 सेल स्टेज ये बन जाता है। 8 सेल स्टेज बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8 सेल स्टेज क्या होता है, इसमें आकर आगे बढ़ता है। इसके बाद इसे हम मारुला स्टेज कहते हैं। लेकिन 8 के बाद एक और डिवीज़न होता है जिसमें 16 सेल बनती हैं। इसमें 16 सेल बनती हैं।
ये 16 सेल बनकर क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। 16 सेल स्टेज बन जाती हैं और इन दोनों को हम कहते हैं मारुला स्टेज। मारुला स्टेज माने 8 सेल स्टेज और ये जो होती है 16 सेल स्टेज। इस निर्माण के बाद क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और जो 16 सेल के बाद कोशिकाओं का डिवीजन होता है। लेकिन ये जितने सेल्स होती हैं उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं, सब सेल क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एक गेंदा के समान होती हैं, एक बाल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे हम कहते हैं मारुला। यह हम मारुला कहलाता है, यह हम मारुला कहलाता है। अब क्या होता है कि एक 3 दिन बाद ये जो सेल स्टेज होती हैं यह यूट्रस में एंट्री करती हैं। 3 सेल बाद माने 3 दिन तक मारुला क्या होता है, ये 3 दिन बाद क्या होता है, मारुला गर्भाशय में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद 3 दिन तक यह क्या कर सकते हैं कि जो गर्भाशयी द्रव होता है उसमें डूबा रहता है और इसका डिवीजन तीव्र होता है। अर्थात जब इसके बाद डिवीजन होते हैं तो अन्य सेल्स बनती हैं, अन्य सेल्स बनती हैं, अर्थात इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट करते हैं और यह ब्लास्टोसिस्ट सीधे तीसरा दिन क्या होता है, ये प्रवेश करता है यूट्रस में। ये यूट्रस में प्रवेश कर जाता है, यूट्रस में प्रवेश कर गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी कोशिकाएं जो होती हैं अरेंजमेंट होने लगती हैं और सबसे बाहर जो सेल्स होती हैं एक व्यवस्थित होने लगती हैं और इन व्यवस्थित सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट हैं और अंदर की सेल भी क्या होती हैं, एक घनी होने लगती हैं, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास और इसमें एक गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी, ये ब्लास्टोसील कैविटी होती है, अर्थात ये यूट्रस की दीवार पर आकर चिपकता है। इनर सेल्स मास और जो गर्भाशय में जो द्रव होता है जिसमें न्यूट्रिएंट होता है वह इस कैविटी में आकर भर जाता है, इसमें भर जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है और इसके बाद यहाँ इम्प्लांटेशन होता है। दिस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन, अर्थात यह इम्प्लांटेड होगा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट, अर्थात ये आकर इसमें गर्भाशय में क्या होता है, आरोपित हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके अंदर क्या है, इनर सेल मास है। इनर सेल मास के अंदर क्या होता है, एक गुहा होती है, इस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। माने इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वह ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की सेल्स होती है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसे विलाई कहते हैं। यह विलाई कहते हैं। इसमें जो बाहरी लेयर, इसमें 2 लेयर होती है। जो बाहरी लेयर होती है उस बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, सिंसिसियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इसकी अंदर की जो सेल होती है उसे साइटो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इस ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन स्रावित होता है, लाइटिक एक एंजाइम स्रावित होती है, हार्मोन्स नहीं सारी, एक क्या है, लाइटिक एंजाइम स्रावित होती है और लाइटिक एंजाइम जो होती है वह क्या करती है, इसके दीवार को घोल देती है। ये जो लाइटिक एंजाइम होती है इसके दीवार को घोल देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम होती है, इस गर्भाशय की इंडोमेट्रियम को क्या करती है, यह घोल देती है। और यहीं पर क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो विलाई का निर्माण किया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है, इसी में जाकर क्या होता है, आरोपित हो जाता है। और इसके बाद जब ये आरोपित हो जाता है तो ये 8वां दिन तक, अर्थात 8वें दिन इसमें क्या है, इम्प्लांटेड होता है। क्योंकि
3 दिन के बाद या इसमें जब प्रवेश करता है तो लगभग क्या है 4 से 5 दिन बाद ब्लास्टोसिल गुहा बनती है। इसके बाद यह 3-4 दिन के अंदर प्रवेश करता है और 8वें दिन क्या होता है, इसमें इम्प्लांटेशन हो जाता है। अर्थात जब एम्ब्रियो इंडोमेटियम को घोलकर उसके सेल्स को क्या है भक्षण करके या नष्ट करके जब वहाँ आरोपित हो जाता है उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो क्या होता है अभी और इसमें ये कह सकते हैं कि इसी समय क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है आकर इम्प्लांटेड होता है, इसके बाद कुरियन बनता है और इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण करता है और यह LH के समान होता है। LH के क्या होता है, A समान होता है, क्योंकि अब यह क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने लगता है, माने ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स एक क्या है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने लगता है, जिससे कि ओवुलेशन की क्रिया क्या होती है, ए रुक जा, और ओवुलेशन की क्रिया क्या होती है, ए रुक जाती है। और जब इसमें कुरियन बनने लगता है उस समय जो कार्पस ल्यूटियस है वह कार्पस ल्यूटियस का क्या होता है, कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद उसमें मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। जब स्पर्म एंट्री करता है तो स्पर्म का सेंट्रियोल प्रवेश करते ही मियासिस सेकेंड पूरा होता है और एक मैच्योर ओवम बनता है। मैच्योर ओवम के साथ साथ एक सेकेंडरी या इसके साथ कह सकते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। इसके बाद इस ओवम का न्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस और जो स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस है उसे मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। दोनों के फ्यूजन को हम जाइगोट कहते हैं अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। इसमें डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 8, 16 सेल बनती है जिसे माउला कहते हैं। और इसी समय क्या होता है 3-4 दिन में यह क्या है यूट्रस में प्रवेश करता है। इसके बाद इसमें विभाजन तीव्र गति से होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं बाहर की तरफ अरेंजमेंट होती हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और इनर सेल्स जो होती हैं उसे इनर सेल मास कहते हैं। ये इनर सेल मास होता है जिसे एम्ब्रियो का निर्माण, फीटस का निर्माण, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स का निर्माण होता है और इसके अंदर एक गुहा होती है जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। यह जो स्टेज होती है यह लगभग 3 दिन तक क्या होती है गर्भाशय द्रव में डूबा रहता है। यह द्रव धीरे धीरे क्या होता है उस कैविटी में भरता है जो न्यूट्रिएंट का काम करता है। इसके बाद उसी समय ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन्स के समान क्या होता है एक एंजाइम होती है। वह एंजाइम जो होती है उससे लाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइटिक एंजाइम सेक्रेट होती है और जो गर्भाशय की इंडोमेटियम होती है उस इंडोमेटियम को वह रिलीज कर देती है और उसको नष्ट कर देती है, जिसके द्वारा क्या होता है वहाँ इम्प्लांटेड हो जाती है अर्थात यह आरोपित हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है फीमेल में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है। धन्यवाद।